वेलकम टू हिंदी बॉक्स टून, कहानियों का डब्बा, मस्ती और मैजिक। एक छोटे से गांव में अमन अपनी पत्नी मीरा और माँ रमा देवी के साथ रहता था। घर में अक्सर छोटे मोटे तनाव रहते थे। सुबह का वक्त था। रमा देवी पूजा घर में थी और मीरा रसोई में चाय बना रही थी। अरे बहू, जरा जल्दी से माचिस देना, कब से दिया जलाना है, कहाँ मर गई? मीरा उस समय चाय छान रही थी, इसलिए उसे आने में एक पल लगा। माँ लीजिए, मैं बस चाय छान रही थी, इसलिए आने में देर हो गई। तुम्हारे पास तो हमेशा कोई न कोई बहाना रहता है। अगर तुम हमारी उम्र की होती तो क्या करती? हम जब तुम्हारी उम्र के थे तब एक हाथ से रसोई का सारा काम करते थे और दूसरे हाथ से पूरे घर को बिना किसी शिकायत के संभालते थे। तभी पड़ोस की चाची दरवाजे पर आकर रुक गईं, शायद कुछ सुनने के लिए। आजकल की बहुएं बस बोलना जानती है, काम करना नहीं। मैंने अपने बेटे से कितनी बार कहा था कि बाहर की लड़की से शादी मत करना, लेकिन उस पर तो प्यार का भूत सवार था। मीरा यह सुनकर चुपचाप रसोई में चली गई। उसका चेहरा उतर गया था। तभी अमन कमरे से बाहर आया। माँ, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? चाय बन गई है क्या? तुम जाकर उसे चाय दे दो। ये तो चाहती ही नहीं कि मैं आराम से बैठूं। इसे मुझसे जलन होती है बेटा। इसे मेरी तबीयत की भी कोई चिंता नहीं है। ये बस यही देखती रहती है कि माँ कब तक खड़ी है। माँ, मैं तो आपके लिए ही चाय बना रही थी। चुप! तुम्हारी बातें हमेशा तैयार रहती हैं। अमन वहाँ का माहौल देखकर दुखी हो गया और चुपचाप चाय का कप लेकर कमरे में चला गया। मीरा की आंखों में आंसू थे, पर उसने काम करना बंद नहीं किया। मीरा चुपचाप रसोई में खड़ी थी। तभी रमा देवी ने एक बार फिर ताने मारना शुरू किया। अरे बहू, सुनो, हम तुम्हारी तरह बातें नहीं बनाते थे। हम एक हाथ से रोटी बनाते थे और दूसरे हाथ से पूरे ससुराल को संभाल लेते थे। अमन वापस आया और अपनी माँ को शांत करने की कोशिश करने लगा। माँ, रहने दीजिए ना, वो छोटी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। थोड़ा समय लगता है उसे। यह सुनकर रमा देवी का गुस्सा और भड़क उठा। छोटी थी तो शादी क्यों की थी अभागे? मैंने कितनी बार कहा था, जात छोड़कर किसी से रिश्ता मत जोड़ना, पर नहीं। तुम्हें तो ऐसी सुंदर पत्नी चाहिए थी जो पूरे गांव में ना मिले, है ना? जा, अब उसका रूप धोकर पानी पी। मीरा ये कड़वी बात सुनकर एकदम से सहमी गई। वो आंखों में आंसू लिए बस खड़ी रही। अमन पूरी तरह हार मान चुका था। उसने निराश होकर मीरा की तरफ देखा। मीरा, मुझे लगता है माँ का मूड फिर खराब हो गया है। तुम चुपचाप रसोई में जाओ, मैं भी यहाँ से नजर हटाता हूँ। शायद माँ का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। मीरा सिर हिलाकर चुपचाप रसोई में चली गई। अमन ने भी थक कर वहां से जाने का फैसला किया। वह जाते जाते मन ही मन बहुत दुखी हुआ। जाओ, तुम दोनों मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मुझे इस रोज रोज के झगड़े से पीछा चाहिए। घर में गहरी खामोशी छा गई। मीरा अकेली रसोई में रो रही थी और अमन उदास होकर घर से बाहर निकल गया। दोपहर का वक्त था। अमन चुपचाप खाना खा रहा था और मीरा उसे खाना परोस रही थी। घर में अभी भी सुबह की खामोशी छाई हुई थी। और थोड़ा ग्रेवी दूं? आप तो बस उसी से खा रहे हैं। बस बस मीरा, तुम्हारी सब्जी इतनी स्वादिष्ट है कि मैं सिर्फ झोल से ही पूरी थाली खा सकता हूँ। अच्छा, माँ कहाँ है? उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया? माँ तो लेट गई हैं, कह रही थी आज उपवास रखेंगी। तभी रमा देवी अपने कमरे से बाहर आईं। उनका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। अरे तुम दोनों क्या नाटक कर रहे हो? भोली मत बनो बहू,
तुम्हें सब पता है। ये क्या कह रही हैं माँ? मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? तुम्हें याद नहीं? मैंने कितनी बार कहा है मैं शाकाहारी खाऊंगी, इसलिए पहले मेरा खाना बनाओ, उसके बाद तुम लोग मांस मछली बनाना। पर तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। तुमने जानबूझकर पहले अपने पति का खाना बनाया। जाओ, मुझे अब कुछ नहीं खाना। मैं कल सुबह अपनी बेटी के घर चली जाऊंगी। तुम लोग अपने हिसाब से रहना। मीरा और अमन दोनों ये सुनकर चौंक गए। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। आप कहीं मत जाइए। आपके बिना ये घर सूना हो जाएगा। हट जाओ दोनों, मुझे कोई भाव नहीं चाहिए। रात भर घर में कोई बात नहीं हुई। मीरा रोती रही और अमन बस अपनी किस्मत को कोसता रहा। रमा देवी के जाने की बात सुनकर अमन और मीरा सदमे में थे। मीरा ने हिम्मत जुटाकर आखिरी बार अपनी बात रखी। माँ सुनिए तो, अमन बाजार से बहुत थके हुए आए थे, इसलिए मैंने पहले उनके लिए जल्दी से 2 मछली तल दी थी। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हो गया, मुझे और सफाई नहीं चाहिए। तुम्हें बस अपनी गलती छुपानी आती है। फिर रमा देवी ने अमन की तरफ देखा। सुन अमन, मैंने तय कर लिया है, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। मैं कल सुबह भावना के घर जा रही हूँ। अमन को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन माँ के नाटक से वह गुस्से में भी था। चुप हो जा भागे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की आंखों में खटकती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी आंखों के सामने से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अमन ने हिम्मत करके माँ से सवाल किया, जो समाज के लिए सबसे जरूरी था। हाँ, मुझे पता है आपको गुस्सा आ गया है, इसलिए आप बहन के घर जा रही है। पर माँ, ऐसा करेंगी तो लोग क्या कहेंगे? जब बेटा कमाई कर रहा है और समर्थ है, तो माँ बेटी के घर क्यों जा रही है? हम पर उंगली उठेगी। रमा देवी ने अमन की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। उन्होंने बस मुंह फेर लिया और कमरे में चली गई। रात भर मीरा और अमन दोनों परेशान रहे। मीरा को लगा कि उसकी वजह से घर टूट रहा है, जबकि अमन को समझ नहीं आया कि वह इस स्थिति को कैसे संभाले। अमन अभी भी माँ को समझा रहा था कि बाहर के लोग उनके परिवार को गलत नजर से देखेंगे। जब तुमने समाज के मुंह पर झाड़ू मारकर एक निचली जात की लड़की को घर में लाए, तब क्या लोग अच्छी नजरों से देख रहे थे? जाओ, लोग ये सुनकर छी छी करते हैं। अमन पूरी तरह से थक चुका था। तो क्या हुआ माँ? लोग छिची करे। मैं क्या किसी का खाता हूँ या पहनता हूँ? मुझे किसी की परवाह नहीं। आज तुम्हें मजाक लग रहा है। जब सब मिलकर तुम्हें अकेला छोड़ देंगे, तब समझोगे। छी छी माँ, ये क्या कह रही हैं आप? क्या हमने आपको कभी अनादर दिया है? हमने हमेशा आपका सम्मान किया है। ये सब देखकर मीरा टूट गई। उसने सोचा कि उसके रहने से ही घर में शांति नहीं हो पा रही है। मैं कहती हूँ, माँ को अगर इतनी तकलीफ हो रही है, तो क्यों ना आप मुझे कुछ दिन के लिए मेरे पिताजी के घर छोड़ आइए। शायद मेरे जाने के बाद माँ शांत हो जाए। मीरा की ये बात सुनकर रमा देवी भी थोड़ी हैरान हुई। अमन ने तुरंत मीरा की तरफ देखा। तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक मैं यहाँ हूँ। ये घर तुम्हारा भी है और तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें ये सोचने की भी जरूरत नहीं है। अमन के मजबूत स्टैंड से रमा देवी कुछ पल के लिए शांत हो गई। उन्हें लगा कि उनका बेटा अब उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। मीरा ने अमन की तरफ देखा। उसे पहली बार लगा कि अमन उसके साथ खड़ा है। तुम यही रहोगी, बस बहुत हो गया। ठीक है, तुम अपनी बहू को लेकर रहो। मैं तो कल अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। माँ, आप कल जा रही है तो पहले खाना तो खा लीजिए। इतना लंबा रास्ता तय करना है, बिना खाए शरीर में ताकत कहाँ से आएगी? बस बस, अब और ज्यादा प्यार जताने की जरूरत नहीं है। मैं खुद से खा सकती हूँ। लाओ,
मेरी थाली दे दो। मीरा चुपचाप माँ की थाली दे देती है। घर में एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है। बाजार से सामान लेकर अमन घर आता है। वो मीरा को आवाज देता है। अरे मीरा, ओ मीरा, कहाँ हो तुम? ये देखो, मैं सारा बाजार का सामान ले आया हूँ। अब जल्दी से खाना बना दो। आ गए तुम इतनी देर बाद? इधर तो शाम होने को आई। हाँ, मैंने सोचा कि तुम आज आओगे ही नहीं और वही बाजार में ही डेरा डाल लोगे। रमा देवी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। अमन बस थक कर उनकी बात अनसुनी कर देता है और सारा सामान रसोई में रख देता है। यह दिन भी तनाव में खत्म हुआ। अगली सुबह रमा देवी कमरे से बाहर आईं। उन्होंने देखा कि अमन अभी भी उन्हें बहन भावना के घर छोड़ने नहीं गया है। क्या हुआ? आज तो मुझे बेटी के घर छोड़ने नहीं जा पाए। ना माँ, क्यों जाऊं? क्या हुआ? मैं चली जाऊंगी तो क्या तुम बहुत चैन से रहोगे? ठीक है, तो मैं कल ही चली जाऊंगी। ना माँ, ऐसी बात मत बोलिए। माँ के बिना कोई बेटा सुखी कैसे रह सकता है? आप डांटिए या बकबक करिए, पर आप मेरे सिर पर छाया बनकर खड़ी हैं। मुश्किल में आपका चेहरा देखकर ही हिम्मत मिलती है। अभी नहीं समझोगे पागल। जब मैं मर जाऊंगी तब पता चलेगा कि तुमने क्या खोया है। और क्या बोलूं? मुझे तो अभी से ही पता चल रहा है कि आप क्या चीज हो। रमा देवी अमन का गुस्सा देखकर थोड़ी शांत हुई। फिर उन्होंने बात बदल दी। अच्छा, मीरा कहाँ है? वो दिख क्यों नहीं रही है? कहाँ जाएगी? वो तो हमारी गाय को नदी के किनारे से लाने गई है। लो, वो आ भी गई। मीरा धबली गाय को लेकर घर आई। वह बहुत थकी हुई थी। आ धबली, आ, तू मुझे बेवजार इतना दूर तक क्यों ले गई? इतना भटकी, लेकिन आखिरकार वापस घर ही आना पड़ा ना। क्या जंगल जा पाती? क्या हुआ मीरा? क्यों अकेले में बड़बड़ा रही हो? और मत पूछो, ये गाय आज फिर भाग गई थी। मुझे इसे तारिका चाचा के बागान से पकड़कर लाना पड़ा। मुझे देखते ही ये जंगल की तरफ भागने लगी थी। अच्छा, तो ये पेठा कहाँ से लाई? क्या चाचा के बागान से मिला? हाँ जी, चाचा वहीं थे। मुझे देखकर बोले, बहू तुम कभी इस तरफ नहीं आती, आज आई हो तो ये कद्दू लेते जाओ। बहुत बढ़िया, वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैंने भी बाजार से झींगा मछली लाई है। तुम इस कद्दू के साथ उसकी स्पेशल सब्जी बनाना। यह सुनकर घर का माहौल थोड़ा खुशनुमा होने लगा, लेकिन तभी रमा देवी ने बीच में टोक दिया। बस, अब और स्पेशल सब्जी खाने की जरूरत नहीं है। ये क्या कद्दू वद्दू ले आई? जब कल ही घर छोड़कर जा रही हूँ तो मुझे इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? रमा देवी ने फिर से सबको शांत कर दिया। अमन और मीरा एक दूसरे को निराश होकर देखने लगे। रमा देवी अभी भी कद्दू को लेकर नाराज थी। देखा, मैं इसीलिए कह रही थी। देखो, ये तो सड़ रहा है। वो कंजूस तारिका कोई अच्छी चीज क्यों देगा? तुम्हारी बहू तो बस कचरा ही उठा लाई है। अमन ने एक बार फिर मीरा का पक्ष लिया। माँ, उसने शौक से लाया है। चाहे ये कच्चा हो या थोड़ा खराब, आप इसे शांत रहने दीजिए। तुम चुप रहो। मैं उसकी लालच को जानती हूँ। जहाँ जो मिला वही उठा लाई। बहू सुनो, इसे ले जाकर फेंक दो। ये सड़ा हुआ कद्दू कोई नहीं खाएगा। मीरा ने गुस्सा किए बिना शांत दिमाग से एक शानदार उपाय बताया। ठीक है माँ, पर इसे फेंकने के बजाय मैं इसे आंगन के पास मिट्टी में क्यों ना दबा दूं? अगर इसमें से एक दो पौधे निकल आए तो आगे हमें ताजा कद्दू खाने को मिल जाएगा। मीरा के इस समझदारी भरे जवाब से रमा देवी एक पल के लिए रुक गईं। वह कोई जवाब नहीं दे पाई। जो तुम्हारा मन करे करो, मैं अब तुम्हारे साथ बहस नहीं कर सकती। लाओ, वो बाजार का बैग इधर दो, मैं ही जाकर खाना बनाती हूँ। रमा देवी बाजार का बैग लेकर रसोई में चली गईं। उन्होंने पहली बार मीरा की बात पर चुपचाप हार मान ली थी। यह देखकर मीरा समझ गई कि अब झगड़ा खत्म हो गया है और उसने राहत की सांस ली। अगली सुबह मीरा आंगन में उन बीजों को पानी दे रही थी जिन्हें उसने कद्दू से निकालकर लगाए थे।
अमन बाजार जाने की तैयारी कर रहा था। अरे मीरा, ओ मीरा, तुम कहाँ हो? सुनो, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ जरूरी सामान लाना है तो बताओ। मैं यहाँ पौधों को पानी दे रही हूँ। अरे वाह, ये पौधे तो कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी परसों ही तो इतने छोटे थे और देखो आज घुटनों तक आ गए। हाँ, अगर हमारी गाय इन्हें खा ना ले तो अगले महीने तक इनमें फूल आ जाएंगे। फिर हमें सब्जी की कोई कमी नहीं होगी। और सुनो, अगर ज्यादा कद्दू हो गए तो हम उन्हें बाजार में भी बेच सकते हैं। हो गया, बस अब हवा में सपने मत देखो। ये पतले पतले दुबले से पौधे हैं, इनमें कद्दू लगेंगे और उन्हें भी तुम बाजार में बेचोगी। चलो हटो। माँ, आप उसे कुछ मत बोलिए, वो तो बस मेहनत कर रही है। रमा देवी ने मुंह फेर लिया, लेकिन मन ही मन वह भी देख रही थी कि पौधे सच में बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। मीरा ने अपनी मेहनत से सबको चुप करा दिया था। माँ, वो छोटी है, अगर वो 2 कद्दू उगा भी रही है तो क्या हुआ? बाजार में नहीं बेच पाए तो हम तो खा ही सकते हैं। ओह अच्छा, यानी मैं हमेशा तुम्हारी बहू को डांटती हूँ, जब मैं कुछ कहने जाती हूँ तभी तुम इस तरह मेरा अपमान करते हो। अरे, इसमें अपमान की क्या बात है? मैंने तो बस कहा कि आप उसे कड़वा मत बोलिए। अगर आप इसे अपमान समझती हैं तो मैं क्या करूं? बस अब तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, जो करना है मुझे करना है। मैं कल ही बेटी के घर चली जाऊंगी। अमन ने इस बार माँ की विनती नहीं सुनी, बल्कि एक गहरा फैसला लिया। ठीक है, जब आपका इतना ही मन है जाने का तो जाइए, मैं अब आपको रोकूंगा नहीं। यह सुनकर रमा देवी को गहरा सदमा लगा। उनकी धमकी काम नहीं आई। वह चौंक गईं और फिर गुस्से में चीखने लगी। मैं जानती थी, मुझे पता था कि तुम यही बोलोगे। सुनो छोकरे, मैं इतनी आसानी से ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने अपना खून पसीना एक करके ये सब बनाया है, अब मैं इसे भोग कर ही रहूंगी। अमन बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने लड़ने का फैसला छोड़ दिया। माँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। आप एक ही मुंह से इतनी सारी बातें कैसे बोल लेती हैं, मुझे पता नहीं। मीरा ने माहौल को शांत करने के लिए अमन को रोका। अरे तुम चुप हो जाओ, माँ बूढ़ी हो गई हैं, जो मन में आता है बोल देती हैं। उनकी बातों को दिल पर क्यों लेना। ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूँ, पर आज आने में थोड़ी देर होगी। तुम लोग खाना खा लेना, ठीक है? मीरा ने सिर हिला दिया। अमन बाजार चला गया। मीरा आंगन में काम कर रही थी कि तभी बाहर से एक अजनबी महिला की आवाज आई, जो बहुत परेशान लग रही थी। अरे बहू, ओ बहू, घर में हो क्या? जरा मुझे थोड़ा पानी तो दे दो। वह पड़ोस की शांता चाची थी, जो बहुत घबराई हुई थी। अरे आपको क्या हो गया चाची? आप इतनी उदास क्यों दिख रही हैं? क्या हुआ? मेरा सब कुछ खत्म हो गया है बेटी। आज रात मेरे घर में चोरी हो गई। क्या कह रही हैं? ये सब कैसे हुआ? चोरी किसने की? पहले मुझे थोड़ा पानी दे दो, प्यास से मेरा गला एकदम सूख गया है, फिर बताती हूँ कि क्या हुआ। मीरा तुरंत दौड़कर चाची के लिए पानी लेने अंदर गई। हाँ चाची, ये लीजिए पानी, थोड़ा पीजिए और शांत हो जाइए। हाय बेटा, ये गोपी नाम के बदमाश का ही काम है। मैंने उस पर भरोसा करके उसे अपनी दुकान पर बैठाया था और उसने मेरा सब कुछ चुरा लिया। अब क्या होगा बेटी? हम 3 लोगों का खाना पीना उसी दुकान की कमाई से चलता था। अब अगर वो ही नहीं रही तो हम जिंदा कैसे रहना रहेंगे? तभी रमा देवी भी वहां आ गई। उन्होंने स्थिति को समझते ही सारा गुस्सा और दोष मीरा पर डाल दिया। अभागन, कुलटा बहू। अब भोली बन रही है। जब मैं कहती थी कि बहू थोड़ा धर्म कर्म करो, तब तो मेरी नहीं सुनती थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ, तुम्हारी ही वजह से। ये क्या कह रही हैं माँ? मैंने यहाँ क्या किया? ये तो बाहर की बात है। आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप मुझे ही क्यों दोष दे रही हैं? रमा देवी ने मीरा की बात पर ध्यान नहीं दिया और शांता चाची को रोते हुए देखने लगी। शांता चाची रो रही थी और खुद को दोष देने लगी थी। अरे इसे सब पर क्यों थोपो रहे हो? इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। ये सब तो मेरी किस्मत का दोष है। तुम नहीं समझोगी बेटी,
ये सब इसी अभागन के साथ ही आता है। मैंने अमन को कितनी बार कहा था इस लड़की को घर मत लाना, लेकिन तब मेरी नहीं सुनी गई। अब देखो कैसे बर्बादी आ रही है। ये सब देखकर अमन बाजार से वापस आया। चोरी की खबर और घर के झगड़े ने उसे पूरी तरह से टूट कर रख दिया। आह माँ, तुम्हारे कारण मैं शांति से जी भी नहीं पाता। बाजार जाता हूँ तो सब चोरी के बारे में पूछते हैं, और घर आकर तुम लोगों का झगड़ा देखकर मेरा सिर गर्म हो जाता है। धत तेरे की, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा। मीरा ने देखा कि अमन बहुत परेशान है और गुस्से में फिर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। अरे अमन, तुम जाओ मत। तुमने पूरे दिन से कुछ खाया नहीं है, पहले खाना खा लो। ईश, नाटक। अब बेटे का दिमाग खराब करके उसे खाना खिलाया जा रहा है। तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ है अभागन, बस। अमन अपनी माँ के अन्याय और कड़वी बातों से पूरी तरह हार चुका था। उसने मीरा की तरफ देखा, फिर अपनी माँ की तरफ और थककर बैठ गया। अगले दिन सुबह से दोपहर हो गई थी, लेकिन घर में किसी ने कुछ नहीं खाया था। मीरा चुपचाप रसोई में काम कर रही थी। क्यों मीरा, तुम कहाँ चली गई? सुबह से दोपहर हो गई और अभी तक पेट में कुछ नहीं गया। क्या आज तुम कुछ खाने को नहीं दोगी? ये लो, इसे खाकर पेट शांत करो। घर में अब कुछ भी नहीं बचा है। क्या? 2 दिन से तो हम मुरमुरे ही खा रहे हैं। अरे चावल कहाँ है? मुरमुरे खाकर कैसे रहेंगे? घर में एक मुट्ठी भी चावल नहीं बचा कि मैं भात बना सकूं। जो थोड़े से मुरमुरे थे वो आपको दे दिए हैं। उधर माँ मुखिया जी के घर गई हैं। अगर वहां से थोड़े चावल उधार मिल जाएं तो मैं भात बना दूंगी। क्या? चावल के लिए माँ मुखिया जी के घर गई हैं? ये तुम क्या कह रही हो? अरे, जिस आदमी को मैंने बेहतरीन और ताजा चावल दिए थे, आज उसकी माँ दूसरे के घर से उधार लेने गई। अमन को पहली बार समझ आया कि रोज रोज के झगड़े और माँ की जिद ने उनके सोने जैसे घर को किस कगार पर खड़ा कर दिया है। अमन ये सुनकर सदमे में था कि उसकी माँ को चावल उधार लेने जाना पड़ा। दूर हो जाओ, मैं अब कुछ नहीं खाऊंगा। धत तेरे की। अरे, खाने पर गुस्सा नहीं करते। अभी आप ये मुरमुरे खा लीजिए। रात को जब भात बनेगा तब भरपेट खा लेना। तभी रमा देवी थकी हुई और थोड़ी शर्मिंदा सी होकर घर के अंदर आईं। उनके हाथ में चावल की एक पोटली थी। अरे बहू, जरा एक बर्तन तो लाओ। मैंने मुखिया जी से बहुत मिन्नतें करके ये थोड़े से चावल उधार लिए हैं। रात को अमन के लिए इन्हीं को पका देना। दीजिए माँ, ये चावल यहाँ रख दीजिए। इतने में हम तीनों का 2 दिन का खाना हो जाएगा। चावल तो हो गए बहू, पर सब्जी कहाँ से आएगी? घर में तो कुछ भी नहीं है। मीरा के चेहरे पर अचानक उम्मीद की एक चमक जाग उठी। माँ, आप चिंता मत कीजिए। जो कद्दू के पौधे मैंने आंगन के पास लगाए थे, मैंने कुछ दिन पहले उनमें फूल देखे थे। मैं अभी जाकर देखती हूँ, शायद कुछ कद्दू खाने लायक मिल जाएं। मीरा तुरंत दौड़कर आंगन की तरफ चली गई, जहाँ उसने वह सड़ा हुआ कद्दू दबाया था, जिसे रमा देवी ने फेंकने को कहा था। अगर कुछ न मिले तो कुछ साग पत्ते ही ले आना। उन्हें उबालकर भात के साथ निगल तो लेंगे। अरे अरे अरे, इन पौधों पर तो झुंड के झुंड कद्दू लगे हैं। मैं यहाँ से 2 बड़े कद्दू ले लेती हूँ। मीरा जल्दी से 2 बड़े कद्दू तोड़कर अंदर लाईं। माँ, ओ माँ, देखिए क्या मिला। बाप रे बाप, इतने बड़े कद्दू तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। बहू, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम जो भी बीज बोती हो उसमें फल आ जाता है। अच्छा, तो इन 2 कद्दू का क्या करोगी? माँ, ये वाला कद्दू आप मुखिया जी के घर दे आइए। इससे हमारे चावल का कर्ज उतर जाएगा। बाकी 1 कद्दू मैं रात को पकाती हूँ। रमा देवी ने बिना किसी बहस के सिर हिलाया। उनकी आंखों में शर्म और प्यार था। हाँ, वही करो, और बाकी बचे कद्दू भी तोड़ कर रख लेना। ठीक है माँ, मैं अमन से कहकर सारे कद्दू घर में रखवा दूंगी। माँ ने वह कद्दू लिया और मुखिया जी के घर चली गईं।
अगले दिन सुबह रमा देवी ने अपनी बहू मीरा को अपने पास बुलाया। मीरा, आज तुमने मुझे सिखा दिया। तुमने सड़ा हुआ कद्दू मिट्टी में दबाया और उसी ने आज हमारी इज्जत बचा ली। तुम बहू नहीं, इस घर की लक्ष्मी हो। घर में अब शांति, प्यार और खुशहाली लौट आई थी।